स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास सीडीएटी फिजिक्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 आप लोग दे चुके हैं। आई होप कि पेपर अच्छा गया होगा आपका। एग्जाम पेपर लीक होने की समस्या आ रही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए और ये बच्चों के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये सब चीजें होती रहती हैं बड़ा एग्जाम का, और आई होप कि आप लोग जो हमारा वीडियो पढ़े हैं कुछ सवाल आप जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, आप निराश न होइए, ये चीजें चलती रहती हैं। पेपर लीक होना, आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट भी चाहती है सफल बच्चे सफल हों, ऐसा कुछ नहीं। तो आप पॉजिटिव थॉट लेकर के आप पेपर को दिए हैं, आंसर की आने दीजिए, मैच कर लीजिएगा। अब तक आप लोग मैच भी कर लिए होंगे, तो मेहनत आप लोगों की आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा। आइए बात करते हैं हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। असिस्टेंट लोको पायलट 9000 कुछ सीटें हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग भर्ती केंद्रों पे आरआरबी जोन में। असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है, 2 स्टेज में इसकी परीक्षाएं होंगी, स्टेज 1 और स्टेज 2, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। स्टेज 1 में आपका जो होता है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 10 तक, ये चीज आप कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टेज 1 आपका क्वालिफाई। रीजनिंग स्टेज 2 में आपका सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो आईटीआई या डिप्लोमा। तो ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं इसके पेपर जो बनता है, अगर आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, स्टेज सेकंड में ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट बनता है। तो हम बेसिकली स्टेज 1 की तैयारी करें, सीबीटी 1 की। स्टेज 2 में अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर होता है तो स्टेज 2 की तैयारी आपको यहां से कराई जाएगी। ठीक है, मैं अकेले नहीं हूं, मैथ के लिए एक और टीचर है। सीबीटी 2 में आप जितने बच्चे जाओगे, ड्राइंग का कोई पोर्शन आता है, टेक्निकल का पोर्शन आता है, ये चीज आपको यहाँ कराया जाएगा। तो एक नए सिरे से आप शुरू करें। स्वागत है आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी के साथ साथ रेलवे का एक और फॉर्म आया है, एनटीपीसी। एनटीपीसी 12th लेवल पे आता है। इसकी भी तैयारी इसी स्टेज में आपकी हो जाएगी। मार्च में इसका फॉर्म आने वाला है, आप मार्च में इसको फिलअप करेंगे। तो स्टेज 1 की तैयारी में हम 2 चीज लेके चल रहे हैं, एएलपी और एनटीपीसी। तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को शेयर करें, यहाँ पे आपको इन दोनों चीजों की तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए साइंस के जनरल साइंस जो होगा आपका 10वीं लेवल का होगा। बेसिक आपको पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम, एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम घनत्व, भीड़ भाड़। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? भीड़ भाड़। आपको जनरल डायग्राम में हम समझाते हैं। अगर मान लें ये कोई बंद परिपथ है और इसमें तीन व्यक्ति हैं, सेम लंबाई सेम चौड़ाई का एक रूम और है, ठीक है, जिसमें जो है कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो एरिया
पदार्थ में डेंसिटी जो होगी इसकी ज्यादा होगी, हायर डेंसिटी। हायर डेंसिटी घनत्व, घनत्व का मतलब होता है भीड़ भाड़। ये पदार्थ की एक अवस्था, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ठीक है। पदार्थ कहते किसे हैं? तो देखिए, मैटर is made from certain elementary particle. Matter is made from certain elementary particle like an electron, proton and neutron. कोई भी पदार्थ इन तीन मूल कणों से मिलकर बना, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पदार्थ वह चीज है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं आपकी क्या कितनी है? एक फॉर्म में तो है नहीं। अब ये जो पदार्थ, ये देखा जाए तो होल यूनिवर्स हमारा मैटर है। आवर होल यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग अवस्थाओं में सारे पदार्थ है ना। सूर्य, पृथ्वी, लकड़ी, चौक, डस्टर, बोर्ड, ये किसी न किसी पदार्थ से ही मिलकर बना हुआ, ठीक है। यही चीज आपको आइंस्टाइन ने भी बताया है, E प्रोपोर्शनल टू m, और E बराबर बोलते हैं m इंटू c स्क्वायर। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नियत है और इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल। आइंस्टाइन ने ये बताया कि E प्रोपोर्शनल m। अब m क्या है? मास, और E क्या है? एनर्जी। तो एवरी मास, every object in our whole universe which has some mass, that is the form of energy. अगर किसी बॉडी का मास बढ़ा दें तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी डेफिनेटली। और इन आवर होल यूनिवर्स अगर कोई भी टीनी पार्टिकल, छोटा से छोटा पार्टिकल जिसमें अगर कुछ मास है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और मास कहाँ रहता है? पदार्थ, मैटर। तो ये डिस्कस करेंगे हम आगे। मैटर इज मेड फ्रॉम, मैटर जो है मुख्यतः तीन मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ हुआ है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें भार होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, जो कहीं स्थान घेरता है। अब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था पता है आपको? पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तक आप तीन चीज पढ़े हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन दो अवस्था और भी होती है पदार्थ की, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चौथा जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। PLAS, प्लाज्मा, प्लाज्मा फॉर्म। पांचवा जो होता है आपका, पांचवें प्रकार का जो है वो है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में पदार्थ की कोई और अवस्था नहीं है। कितनी अवस्थाएं बच्चों? 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठोस के गुण क्या होते हैं। द्रव पढ़ेंगे क्या होता है, द्रव के गुण क्या होते हैं। गैस, गैस के गुण, और प्लाज्मा स्टेज क्या होता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है इन पांचों को समझ लेना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो आप पढ़ेंगे ठोस, ठोस किसे बोलते हैं? वह पदार्थ जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता
इसको हम मान लें सॉलिड है, क्या बच्चों, सॉलिड, और ये लिक्विड है और ये गैस है, ठोस द्रव गैस। अब आप समझ लो ये इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसी ठोस पदार्थ के दो मॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी पदार्थ मुख्यतः कणों से मिलकर बनता है, मान लिया जाए ये दो कण हैं, इनके बीच की जो दूरी है, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल, इसको हमने मान लिया d1। लिक्विड में इनके बीच का सेपरेशन d2 और गैस में बीच का सेपरेशन हो गया d3। आपको इस फिगर से लग रहा होगा कि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे पास पास होते हैं। यहाँ बात करें तो d1, d2 एंड d3, सबसे बड़ा लंबाई कौन है, d3 का। मतलब यह है कि सॉलिड फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं जिसमें मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो सबसे कम होती है। अगर इस सॉलिड को हम हीट करें, हम इस सॉलिड को हीट कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो आपको एक चीज बता दूं कि पदार्थ में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वे लोग एक दूसरे से क्रिस्टलीय जालक के रूप में जुड़े होते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ कोई और पदार्थ है, पार्टिकल है, तो वो ऐसे जुड़ेगा। अगर ये पार्टिकल है तो ये ऐसे जुड़ेगा, यहाँ कोई और पार्टिकल है तो ये इसके साथ ऐसे जुड़ेगा। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, है ना, क्रिस्टलीय संरचना। ये सारे पार्टिकल्स ये एक दूसरे के जालक के रूप में जुड़े होते हैं। अब अगर इनको हम हीट एनर्जी देते हैं, दैट इज कॉल्ड Q, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके एनर्जी लेवल में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और ये अपने मूल पोजीशन पे क्या करते हैं, ये पार्टिकल अपने ओरिजिन पोजीशन पे एसेंशियल करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। जैसे घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी देखें आप, तो एक निश्चित पथ पे अपनी गति को बार बार दोगे, तो ये एसेंशियल, या हम इसको बोलते हैं वाइब्रेट करते हैं, कंपन होता है। क्योंकि इनकी ग्राउंड स्टेज में एनर्जी कुछ और थी, अब हम इसको उष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये अपने मूल बिंदु पे क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, ठीक है। वाइब्रेट, अगर हम एनर्जी की मात्रा और बढ़ा दें तो इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी और तेजी से ऑसिलेट होने लगेगी। कुछ समय बाद ये क्या करते हैं, इस जालक को तोड़ देते हैं। जब जालक टूट जाता है तो उस समय ये जो पार्टिकल्स हैं ये रैंडम मोशन करने लगते हैं। जालक तो टूट गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है एनर्जी हायर होने के कारण वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उस स्टेज में इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है और उसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। बिल्कुल क्लियर है। हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो वो तरल पदार्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और मैकेनिज्म ये है कि इनके अणुओं की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिससे ये जालक क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो जब टूट गए तो इनके बीच के पार्टिकल के बीच का जो कम दूरी था वो दूरी बढ़ गई, मूव कर देने लगा, उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड मतलब पानी, तरल। अब बात करते हैं, अगर हम लिक्विड को हीट करें, हम लिक्विड को भी उष्मा दें, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, वो वेपर बन जाता है। पानी क्या होगा, वेपर हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है, अगर ये कोई केतली है और ये हमारा बर्नर है, ठीक है, इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स रखते हैं, पानी के अणु हैं छोटे छोटे। अगर इसको हम हीट एनर्जी देते रहे, यहां से ये बर्नर चालू कर दें
पार्टिकल्स है अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, फिर इसके बगल वाला इससे एनर्जी दे देगा। ये पार्टिकल एनर्जी अधिक होने के कारण यहां से मूव करने लगे। कब तक? यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी, क्योंकि ये बगल वाला भी टेम्परेचर उससे ले लेगा। टेम्परेचर हायर टू लोअर चलता है, तो जिसकी ज्यादा है कम की ओर टेम्परेचर फ्लो होता है। अब ये बर्नर लगातार जलता है तो ये धीरे धीरे पानी क्या बन जाता है? वेपर, मतलब गैस बन जाता है। वेपर भी तो गैस ही है। होता क्या है, इनके बीच अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ जाती है ना। तो हम जब सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है, गैस बन रहा है। अगर हम इस क्रम को उल्टा कर दें, हमने अभी टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा, मान लीजिए इस कंटेनर में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो हमारा पिस्टन है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये पिस्टन लगा, ठीक है। ये पिस्टन मूवेबल है, गतिशील है, ये फ्री है, मूव कर सकता है। हमको क्या करना है, यहां प्रेशर बढ़ाना है, दाब को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो कुछ समय बाद ये पिस्टन यहां आ जाएगा, पॉसिबल है, हम प्रेशर दे रहे हैं ऊपर से। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पहले रह रहे थे गैसीय सेटअप में, पूरे रूम में। जब हम प्रेशर को बढ़ा दिए तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अब यहां आ जाएंगे, ठीक है। इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ाने से इस कंटेनर सिलेंडर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम प्रेशर को और इंक्रीज करके यहां लाएं तो ये भी मॉलिक्यूल्स यहां आ जाएंगे। हो क्या रहा है बच्चों? जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ रहे हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं तो उस स्टेज को बोलते हैं लिक्विड स्टेज। तो किसी गैसीय सिलेंडर में, जो आपके घर एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसमें गैस जो है शुरुआत में जब आप नया नया सिलेंडर लाते हो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में इसलिए वॉल्यूम तो सिलेंडर का सेम है, उसमें 14-15 किलो हम गैस डालते हैं तो अणुओं के रहने की जगह कम पड़ती है और दाब होने के कारण वो लिक्विफाइड स्टेज में आ जाता है। जैसे जैसे आप उसको यूज करते हो, गैस के पार्टिकल खत्म हो रहा है ना, वो हीट एनर्जी दे रहा है, जल जाता है, तो इनके रहने की जगह बढ़ जाती है, ठीक है, और वो गैसियस स्टेज में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, और इसके मैकेनिज्म हम पढ़ लिए। बात करते हैं चौथे स्टेज की, प्लाज्मा स्टेज। प्लाज्मा स्टेज जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर बहुत, देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में 99.9% 99.9% पदार्थ जो है वो प्लाज्मा स्टेज में है। प्लाज्मा स्टेज का मतलब ये हो गया 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड पदार्थ की चौथी अवस्था है, आयनिक अवस्था। ये पदार्थ की आयनिक अवस्था है, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेज ऑफ एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा। थोड़ा सा आयनाइजेशन स्टेज ऑफ एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेज। अगर कोई एटम आयनिक हो जाए तो उसको हम
प्लाज्मा स्टेज में आता है। हमने बोला 99.9% पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सब प्लाज्मा स्टेज में। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो सूर्य है, हमें बड़ा दिखाई देता है, तारे तो बहुत दूर है। अब सूर्य में जो एनर्जी है, सूर्य में कितनी एनर्जी है? 2 इंटू 10⁻⁷ केल्विन इनर टेम्परेचर ऑफ सन। नोट कर लीजिए, सूर्य के कोर की जो आंतरिक टेम्परेचर है, सूर्य में टेम्परेचर ही तो है और क्या कुछ नहीं, आउटर है, outer temperature of sun equal to 6900 Kelvin। इनर और आउटर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये इनर मतलब आंतरिक, आउटर मतलब बाहर। देखिए सूर्य गोला है तो ये इसका इनर होगा और ये इसके क्या है, आउटर है। सूर्य के सतह का जो तापमान है वो 6900 केल्विन है और सूर्य के केंद्र में जो टेम्परेचर है वो है 2 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। सोचिए, अब सूर्य में भी पार्टिकल्स हैं, सूर्य भी एक मैटर है। जब पूरा ब्रह्मांड मैटर है तो सूर्य भी ब्रह्मांड का एक पार्ट है, वो मैटर है। तो इसमें जो पार्टिकल्स रहते होंगे उनका टेम्परेचर भी इसी के समान रहता होगा। तो इस स्टेज को हम प्लाज्मा स्टेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेज ऑफ एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेज। थोड़ा सा इसको और समझ लें या आप नोट कर लें। देखिए कोई भी एटम है, जैसे सोडियम, बीच में प्लस होता है यानी ये न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके चार। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम Na होता है 11। ठीक है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और प्रोटॉन होते हैं 11 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 11 में 23। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 23 माइनस 11 यानी 12 न्यूट्रॉन। सोडियम में 12 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम इस एटम को हीट करें, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो चूंकि हमको प्लाज्मा स्टेज समझना है और प्लाज्मा का मतलब हो गया टेम्परेचर, तो अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, ये एनर्जी इस पार्टिकल के पास ही तो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास। अब आपको ये पता है परमाणु के नाभिक के चारों असंख्य कक्षाएं होती हैं, लेकिन उन सभी कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2 होता है। NH/2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल इज इक्वल टू NH/2। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिटल which have angular momentum NH/2। सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, सभी ऑर्बिट में नहीं घूमता। अब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी हम पूछे, मान लें 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो इस ऑर्बिट की भी एनर्जी कितनी होगी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस कक्षा की एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं आएगा, इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हर ऑर्बिट की एक
भी एक अपना एनर्जी होता है और वो उसी ऑर्बिट में मूव करता है। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, हम इसको और एनर्जी दे देंगे, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो ये तो यहाँ रहेगा नहीं। अगर नीचे जाएगा तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से भी भगा दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करेगा, निकल जाएगा, ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएगा। उस स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल गया तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8, कितने हो गए 10। अब कितने बच गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। प्रोटॉन कितने हैं, तो चूंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लियस तो कहीं गया नहीं, प्रोटॉन हो गया 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं 12। चलिए अब हमारे पास, अभी हम सोडियम को Na लिख रहे थे, अब हम सोडियम को लिखेंगे Na+। आयनाइड हो गया, सोडियम आयनिक हो गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन -10 प्लस 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, +1। पहले क्या था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो -11 प्लस 11 इस पे कोई आवेश नहीं था, सोडियम आयनित नहीं था। अब हम इसको हीट कर दिए हैं तो हमारा सोडियम आयनाइज हो गया। सोडियम क्या हो गया, आयनाइज हो गया। इसी आयनाइजेशन स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेज, हीट से संबंधित। ठीक है, सूर्य और तारों की उष्मा चमक जो होती है वो प्लाज्मा स्टेज, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य से जो रोशनी आ रही है, तारों से जो प्रकाश आता है, ये सब प्लाज्मा स्टेज। ठीक है, पांचवें प्रकार का जो आपका स्टेज है वो क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। बेसिकली यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में इस पदार्थ की, इस स्टेज की परिकल्पना की। 1920 उस समय आइंस्टाइन का युग था, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ाया जा रहा था, नई नई चीजें आइंस्टाइन लेके आ रहे थे। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टाइन को इस बारे में अवगत कराया कि भाई एक स्टेज और है पदार्थ की, हमने कंसीडर किया है। अब बकायदे अपना पैटर्न लिख करके उनको भेजे। 2001 बुक में इस पे रिसर्च किया गया, तो पदार्थ की ये 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये हो गए पदार्थ के 5 गुण। अब इन पदार्थों के गुण क्या क्या है, द्रव्यमान के सामान्य गुण, जैसे द्रव्य के सामान्य गुण, द्रव्य में क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर, तो द्रव्य के सामान्य गुण नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। आई होप कि आप सीख रहे हैं, चैनल पे बने